प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। अपन अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों के बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। आज हम अरस्तु के संविधान पर दिए गए विचारों का यहाँ चिंतन करेंगे। संविधान के लिए अरस्तु द्वारा प्रयुक्त यूनानी शब्द पोलिटिया, जिसका अंग्रेजी रूपांतरण कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी अंग्रेजी में जिसको आज संविधान, जो हिंदी भाषा का शब्द कॉन्स्टिट्यूशन, अरस्तु ने उसके लिए पोलिटिया शब्द का प्रयोग किया। अरस्तु संविधान को राज्य का एक अंग और उसके ढांचे का एक कानूनी आधार मात्र नहीं मानता। उसके लिए संविधान स्वयं राज्य है। उसकी दृष्टि में संविधान में परिवर्तन हो जाने का तात्पर्य केवल मात्र पद व्यवस्था में परिवर्तन हो जाना नहीं था, अपितु जनता के नैतिक, सामाजिक, आर्थिक मूल्यों का पलट जाना भी था। यानी वर्तमान संदर्भ में संविधान एक राज्य के लिए एक व्यवस्था बनाए रखने की कानूनी पद्धति है, लेकिन अरस्तु का संविधान से संबंधित चिंतन इनसे कहीं विस्तृत था। उनके लिए राज्य में होने वाले सभी छोटे बड़े परिवर्तन संविधान में परिवर्तन उन्होंने माना है, यानी उन्होंने राज्य को एक संविधान के रूप में लिया है। तो इस प्रकार उनका संविधान संबंधी जो अर्थ दिया है वह बड़ा विस्तृत है। आज के संदर्भ में जो संविधान शब्द का अर्थ व परिभाषा दी जाती है वो एक कानूनी ढांचे तक सीमित है। अब संविधान के वर्गीकरण के बारे में आगे पढ़ेंगे। अरस्तु ने संविधान का अपना वर्गीकरण दो सिद्धांतों के आधार पर किया है। संख्या अर्थात शासन सत्ता कितने व्यक्तियों के हाथों में है, यानी शासन चलाने वाले व्यक्ति कितने हैं, और दूसरा लक्ष्य या उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण किया है। राज्य का लक्ष्य सार्वजनिक हित है या स्वार्थ साधन, यानी अरस्तु का कहना है कि लोक कल्याण राज्य का लक्ष्य है या केवल जो शासक वर्ग है उसके अपने स्वार्थ तक ही सीमित है। तो इस प्रकार उन्होंने दो भागों में वर्गीकरण किया है। उद्देश्य की दृष्टि से अरस्तु ने संविधानों को दो भागों में वर्गीकृत किया है, स्वाभाविक रूप और विकृत रूप। जब राज्य सत्ता का प्रयोग जनसाधारण के हित में किया जाता है तो वह राज्य का स्वाभाविक रूप है, किंतु जब उसका दुरुपयोग स्वार्थ सिद्धि के लिए किया जाता है वह राज्य का विकृत रूप है। यानी यहाँ स्वाभाविक का अर्थ उन्होंने लिया है कि जनसाधारण के हित में जो शासन व्यवस्था काम करने वाली है वो स्वाभाविक रूप है, और जो अपने स्वार्थों तक सीमित है और जनता की भलाई के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचा जा रहा है वो विकृत रूप नाम दिया है। वह वर्गीकरण की आगे व्याख्या करेंगे। अरस्तु के संविधान राज्य के वर्गीकरण की व्याख्या इस प्रकार है। राजतंत्र। अरस्तु के अनुसार राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है जिसमें राज्य का शासन एक व्यक्ति के हाथ में रहता है। वह व्यक्ति शुभ को जानता है और उसी शुभ को क्रियान्वित करता है, अतः उसके मत में यह शासन व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ है। यानी अरस्तु ने राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था माना है। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में शासन सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में होती है। तो अरस्तु का कहना है कि एक व्यक्ति के हाथ में जब वो जनता के हित और कल्याण के लिए शासन करता है, इसलिए राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था अच्छी होती है। लेकिन अरस्तु का कहना है कि यही व्यवस्था कई बार बदलकर निरंकुश तंत्र में बदल जाती है, क्योंकि निरंकुश तंत्र में भी शासन सत्ता एक ही व्यक्ति के हाथ में होती है। क्योंकि राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली सर्वश्रेष्ठ होने पर सदैव क्रियात्मक नहीं है, अतः वह विकृत होकर निरंकुश तंत्र में बदल जाती है। परिस्थितियों के कारण आदर्श शासक भी भ्रष्ट हो सकता है या उसका उत्तराधिकारी भ्रष्ट निकलता है। इस शासन का लक्ष्य सार्वजनिक भलाई न होकर स्वाभाविक स्वार्थ सिद्धि होता है। यानी निरंकुश तंत्र में एक ही व्यक्ति का शासन होता है, लेकिन परिस्थितियों, यहाँ अरस्तु का कहने का तात्पर्य यही है कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था जो शासन व्यवस्था होती है, परिस्थितियों के कारण वही व्यवस्था निरंकुश तंत्र में भी परिवर्तित हो सकती है और शासक वर्ग स्वार्थ सिद्धि के लिए कार्य करने लग जाता है और सार्वजनिक भलाई को भूल जाता है। तीसरा, जिस राज्य में शासन सत्ता कुछ व्यक्तियों के हाथ में हो, जहां शासन सत्ता का प्रयोग सामान्य लोक हित के लिए तथा कानून के अनुसार उसे कुलीन तंत्र कहा जाता है, लेकिन यह भी स्थायी नहीं है, कालक्रम में इसका भी पतन हो जाता है। यानी कुलीन तंत्रात्मक शासन व्यवस्था वह शासन व्यवस्था है
जिसमें कुछ व्यक्ति शासन जनता की भलाई के लिए करते हैं, लेकिन अरस्तु का कहना है कि यह व्यवस्था भी स्थायी नहीं होती है, इसमें भी परिवर्तन हो जाता है और उसका विकृत रूप धारण कर लेता है। और वह शासन व्यवस्था अरस्तु ने धनिक तंत्र या वर्ग तंत्र के नाम से पुकारी है। कुलीन तंत्र दूषित होकर अल्प तंत्र या गूढ़ तंत्र में परिणत हो जाता है। इसमें कुछ धनी व्यक्ति कानून की अवहेलना करके अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए शासन करने लगते हैं। अरस्तु धनिक तंत्र को सर्वथा अस्थायी, त्याज्य तथा घृणास्पद माना है, यानी शासन व्यवस्था को सबसे बुरा माना है, क्योंकि ये कुछ व्यक्ति जो धनी व्यक्ति है उसका एक गुट बन जाता है और वो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए शासन करती है और जनता की भलाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। अगला, संयत प्रजातंत्र। संयत प्रजातंत्र का अर्थ सारी जनता और सारी जनता के हित के लिए किया जाने वाला शासन है। संपूर्ण जनता अपनी इच्छा से शुभ के ज्ञान के आधार पर कानून के अनुसार शासन संचालन करती है। अरस्तु का यह प्रजातंत्र धनिक तंत्र और भ्रष्टाचार प्रजातंत्र या भीड़ तंत्र के बीच का मार्ग है, यानी भीड़ तंत्र और धनिक तंत्र उसके मध्य का मार्ग उन्होंने संयत प्रजातंत्र के नाम से जाना है। और यही संयत प्रजातंत्र जो जनता के हित, संपूर्ण जनता अपने हित के लिए कार्य करती है, यही भीड़ तंत्र में परिवर्तित हो जाती है। इसके लिए उन्होंने प्रजातंत्र शब्द का प्रयोग किया है। अरस्तु के अनुसार निर्धनों की संख्या अधिक होने से संयत प्रजातंत्र दूषित होकर भीड़ तंत्र या अतिवादी प्रजातंत्र में बदल जाता है। इस शासन का अर्थ है केवल निर्धनों के हित के लिए जनता का शासन। ऐसे राज्य में शासन का संचालन कानून के अनुसार न होकर सभी की अपनी अपनी इच्छा अनुसार होता है। यानी वर्तमान में जिस प्रजातंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था कहा जाता है, जो जनता द्वारा निर्वाचित व्यवस्था होती है, अरस्तु के अनुसार ने उसके लिए भीड़ तंत्र शब्द का प्रयोग किया है और वो केवल निर्धनों तक ही सीमित हो जाती है। इस प्रकार उन्होंने इस शासन व्यवस्था को भी घटिया शासन व्यवस्था कहा है। तो इस प्रकार अरस्तु ने संविधानों के वर्गीकरण में 3 रूप, राजतंत्र जो स्वाभाविक रूप यानी स्वाभाविक रूप जिसको उन्होंने अच्छी शासन व्यवस्था कहा है, और वो परिवर्तित होकर निरंकुश तंत्र यानी विकृत रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार कुलीन तंत्र जो स्वाभाविक रूप है राज्य का, जो अच्छी शासन व्यवस्था जनता के हित के लिए है, वह परिवर्तित होकर धनिक वर्ग या गूढ़ तंत्र में परिवर्तित हो जाता है। और संयत प्रजातंत्र जो संपूर्ण जनता अपने हित के लिए कार्य करती है, वो भीड़ तंत्र में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार उन्होंने एक संविधानों के लिए एक चक्र के रूप में अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है कि कोई भी शासन प्रणाली, संवैधानिक व्यवस्था स्थायी नहीं होती, समय और परिस्थिति के अनुसार उसमें परिवर्तन होता रहता है। कभी वो जनता के हितार्थ, कभी वो स्वार्थ सिद्धि में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार उन्होंने विस्तृत रूप से संविधान का वर्गीकरण किया है। तो आज विद्यार्थियों, हम संविधान, अरस्तु के संविधान का अरस्तु ने क्या अर्थ दिया, उनका वर्गीकरण किया है, इसके बारे में विस्तार से पढ़ा है। अब अगले टॉपिक में नई चीज़ पढ़ेंगे।